हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, वन ऑफ द टॉपिक इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। व्हाई? बिकॉज अगर कंपनी ने शेयर इश्यू किए एट द प्राइस विच इज लोअर देन द करंट मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस 100 है लेकिन कंपनी ने शेयर इश्यू किया है 90 पे, ठीक है, और उसमें भी फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई 3 रुपये, तो कंपनी को कितने मिलेंगे? 87 रुपीज। पर मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 100, ठीक है, तो कंपनी ने शेयर इश्यू किया 87 में। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सो दिस मस्ट यू रिमेंबर दैट। अब इक्विटी शेयर होल्डर को जनरली क्या मिलता है? डिविडेंड, वो भी सबसे लास्ट। फॉर एग्जांपल बॉन्ड का इंटरेस्ट दे दिया, लोन का ईएमआई चुका दिया, इंटरेस्ट चुका दिया, डिबेंचर का इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया, और सारे खर्चे सब कुछ का पेमेंट हो जाने के बाद जो बाद में प्रॉफिट बचता है उसमें भी टैक्स का पेमेंट हो जाने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। अब मान लो कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया गया, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई कि अगर डिविडेंड दिया गया होता तो वह डिविडेंड से वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करके वहां से इनकम कमा सकते थे। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉट गेटिंग द डिविडेंड। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो उसकी वजह से उनका क्या हो गया? एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट हो गया कि अगर डिविडेंड दिया गया होता तो वह डिविडेंड इनकम की वजह से वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके वो पैसे कमा सकते थे। सो दिस विल बी टर्म्ड एज योर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। दिस विल बी टर्म्ड एज योर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट इज cost of return earning can be termed as a cost of equity as it is nothing but the expected return of equity shareholder। मतलब क्या है कि लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया पर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए रिटर्न अर्निंग में रिजर्व में रख दिया। सो इट इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। हालांकि जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। नाउ इसकी फॉर्मूला समझते हैं। तो इसकी फॉर्मूला मोर और लेस सेम ही है जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डिस्कस किया था। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दैट इज KR इज इक्वल टू D अपॉन P, दैट इज D द डिविडेंड एंड P इज द करंट मार्केट प्राइस। अर्निंग प्राइस अप्रोच में KR इज इक्वल टू EPS डिवाइडेड बाय P, that is EPS is equal to earning per share and P is equal to price of the share। ग्रोथ मेथड में क्या आएगा? ग्रोथ मेथड में KR that is the cost of return earning is equal to D1 divided by P0 plus G। so D1 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? अगर आपको डिविडेंड दिया गया है तो D मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G इज इक्वल टू D1, ठीक है। सो ये ग्रोथ मॉडल की फॉर्मूला हो गई। नेक्स्ट थिंग इज, अगर रिटेन अर्निंग में हम पर्सनल टैक्स को कंसीडर करते हैं, बिकॉज जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को तो शेयर होल्डर को उस पर टैक्स भरना पड़ता है। सो अगर हम रिटेन अर्निंग की फॉर्मूला में पर्सनल टैक्स को कंसीडर करते हैं तो रिटेन अर्निंग के कॉस्ट की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस TP मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस F, वेयर द TP इज इक्वल टू पर्सनल टैक्स रेट एंड F इज इक्वल टू फ्लोटेशन कॉस्ट। सो यहाँ पे एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि व्हाई दिस बोथ आर रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लिकेशन। बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी होती है उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, लेकिन रिटेन अर्निंग में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती बिकॉज नया पब्लिक इश्यू नहीं आता है। अगर नया पब्लिक इश्यू आता है, हम नया शेयर इश्यू करते हैं तो ही फ्लोटेशन कॉस्ट आता है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ही पर्सनल टैक्स का इश्यू आता है। अगर डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो रिटर्न अर्निंग में रह गया है तो पर्सनल टैक्स का भी इश्यू नहीं आता है। सो उसकी वजह से ये फॉर्मूला में इस दोनों को रिड्यूस किया गया है। सो KR दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट।
सो नाउ इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, उसकी करंट मार्केट प्राइस है 200, इश्यू प्राइस है 190। अगर कंपनी नया शेयर इश्यू करती है अभी, तो उसकी इश्यू प्राइस हो जाएगी 190 और फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपये। D1 ही दिया गया है डायरेक्टली, डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर is 10 and growth rate is 5%. So calculate KR and KE. So सबसे पहले हम रिटेन अर्निंग फाइंड करते हैं। तो रिटेन अर्निंग में क्या आता है, ग्रोथ मॉडल में जाना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑलरेडी दिया गया है। सो ग्रोथ मॉडल में क्या फॉर्मूला है, KR is equal to D1 divided by P0 plus G. So D1, what is D1? डायरेक्टली D1 दिया गया ही है। So D1 is 10 divided by P0. What is the current market price? 200. What is the growth rate? 0.05, that is 5%. So what will be your answer? 10 divided by 200, 10 divided by 200 multiply by 0.05, that is 0.1. So you can say my cost of return earning is 10%. Now अगर वही हम उसकी जगह cost of equity फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, D1 डिवाइडेड बाय P0 वर्सेस नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ रेट। सो D1 इज ऑलरेडी गिवन 10, नेट प्रोसीड यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे हमने 200 लिया क्योंकि यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन अगर हम नए से इश्यू करेंगे तो हमें 190 ही मिलेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे 190 माइनस 5, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। यहाँ पे हमने करंट मार्केट प्राइस ले ली, यहाँ पे हमें नेट प्रोसीड ही लेना है। 195 माइनस 5 दैट इज हमें 185 ही मिलेगा, प्लस ग्रोथ रेट 0.05। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 185 प्लस 0.05, सो 0.1041 दैट इज 10.41%। सो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सो लुक एट दिस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इस फॉर्मूला का एग्जांपल हम देख रहे हैं अभी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया गया है 20%, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% दिया गया है, पर्सनल टैक्स दिया गया है 30%। अगर हमें बोला जाए कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फाइंड करें, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टीपी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एफ। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 0.20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.30 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.05। सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी 0.95 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दिस इज 0.05, यहाँ पे आ जाएगा 0.70 और यहाँ पे आ जाएगा 0.20। सो 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.70 मल्टीप्लाई बाय 0.20 दैट इज 0.133, दैट इज 13.3% विल बी योर आंसर फॉर योर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको D0 दिया गया है 4.19, P0 दैट इज करंट मार्केट प्राइस दी गई है 50 रुपीस और ग्रोथ रेट दिया है 5%। सो यहाँ पे ग्रोथ की फॉर्मूला लगेगी। अगर आपको कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग फाइंड करनी है तो यहाँ पे ग्रोथ की फॉर्मूला लगेगी, कि बिकॉज ग्रोथ रेट ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे D0 दिया गया है और ग्रोथ रेट की फॉर्मूला क्या है, D1। सो हमें यहाँ पे क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0, और D1 को कैसे लिख सकते हैं, D मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। सो D मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G दैट इज 4.19 मल्टीप्लाई बाय what 1 plus growth rate, what is growth rate, 0.05 divided by P0 that is 50 plus growth rate 0.05. So what is your answer, 1.05 multiplied by 4.19 that is 4.40 divided by 50 plus 0.05 divided by 50 plus 0.05 that is 13.80%. Your cost of return earning will be around 30.80%.
80%. Now next example is for the CAPM मॉडल, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। CAPM मॉडल का एग्जांपल है कि अगर आपको रिस्क फ्री रिटर्न दिया गया है 7%, बीटा दिया गया है 1.20, RM माइनस RF दैट इज रिस्क प्रीमियम दिया गया है 6%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो CAPM की फॉर्मूला क्या थी? रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न दैट इज RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम दैट इज RM माइनस RF। तो यहाँ पे RF कितना दिया गया है? 0.07 प्लस बीटा कितना दिया है? 1.20। यहाँ पे 6% ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे हम 7 लिख RF इज इक्वल टू 7% प्लस 1.20 बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF दैट इज 6। सो नाउ 1.20 multiplied by 6, 7.2 plus 7. So your answer for cost of equity is equal to 14.2%. So I hope you will understand how to find the cost of retained earning via different method. So always remember that cost of equity is always higher than the cost of retained earning.